welcome Professor Dr. G.S. Tomar, a luminary in the field of Ayurveda. I'd like to give a short introduction about Sir. Sir is a gold medalist in BAMS. Sir holds an MD Ayurveda and Kaya Chikitsa from prestigious Banaras Hindu University, from where he also earned a PhD in Kaya Chikitsa. Additionally, he has a diploma in yoga, that too from BHU. With an illustrious career spanning over 4 decades, Professor Tomar has excelled as a clinician, educator, and administrator. He has served as principal and superintendent of Government Ayurvedic College, Handia, Prayagraj, and Dean of the Faculty of Ayurveda and Unani Medicine at CSJM University, Kanpur. Currently, Professor Tomar is a visiting professor at Mahan Yogi Gorakhnath University, Gorakhpur, and president of Vishwa Ayurveda Mission. He is also a revered CRAV Guru at Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, Ministry of Ayush, Government of India. A prolific researcher and author, Professor Tomar has published over 200 research papers, 5 books, and contributed 10 chapters. He has supervised 19 PhD theses and chaired numerous scientific sessions internationally and nationally. Recipient of numerous prestigious awards, including the Excellence Award, 20th Century Scholars Award, Siksha Shri Award, Kavya Pratishtha Samman, and Lifetime Achievement Awards. Professor Tomar's contribution to Ayurveda has been recognized globally. Let's give a warm welcome to Professor Dr. G.S. Tomar, sir, a true embodiment of excellence in Ayurveda. ओम श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदादि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। आज इस भव्य ज्ञान यज्ञ में, जो कि इस पवित्र पीठ में संचालित हो रहा है, इसमें हमारे मंचासीन अभी रहे मेडिकल कॉलेज के यशस्वी और ओजस्वी अनुशासन के प्रतीक डॉक्टर अरविंद कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और हमारे आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर गिरधर वेदांता जी, आपका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कोडले जी, पूजा जी और आपकी प्रियंका जी और अन्य फैकल्टी मेंबर्स, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज आपके बीच में मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता यह है कि आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, which is supposed to be towering temple of learning. That is only the institute in the country which is running 2 parallel faculties under a single roof, faculty of Ayurvedic medicine and faculty of modern medicine. It is the second prestigious institution of the country जहां पर दोनों फैकल्टीज एक साथ काम कर रही हैं। बहुत बहुत गौरवान्वित हूं मैं। और हमारे विद्यार्थियों का चतुर्दिक और चहुमुखी विकास, टोटल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, आप अपने भूत को भी जानेंगे, भविष्य को भी जानेंगे, वर्तमान को भी जानेंगे, और आपको गौरवान्वित होने का अवसर मिलेगा कि विद्यार्थी आप बाद में हैं आयुर्वेद के या एलोपैथी के, पहले आप भारतीय हैं। और भारतीय होने के नाते हम सभी को गर्व है कि हम उस विधा के ध्वजवाहक हैं जो कि संपूर्ण विश्व को चिकित्सा के संदर्भ में एक नई दिशा दी थी। अमेरिका में मेरा व्याख्यान था, वहां करीब 3 डॉक्टर्स अमेरिका और कनाडा के लोग थे, और ऑल द डॉक्टर्स, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रेटर्निटी। उन सभी के सामने मैंने यही चर्चा किया, तो प्रसन्नता इस बात की है कि हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारी खाती क्या है, हमारा इतिहास क्या है, और इतिहास को लेकर जो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे हम क्या कर सकते हैं और किस प्रकार से भारतवर्ष को चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी बना सकते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा आपके सामने करूंगा। और सबसे पहली बात मैं आपके सामने ये बताना चाहूंगा कि आप ये महसूस करिए कि आपने सबसे पहले तो ये सोचना है कि जिस विधा का
ये एमबीबीएस हो या बीएमएस हो, जिस विधा का आपने चयन किया है, ये महसूस करिए कि ये विश्व की सर्वोत्तम विधा है, सबसे अच्छी विधा है। दूसरा, जिस संस्थान को आपने चुना है वो संस्थान अपने आप में अद्वितीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यू आर लकी इनफ टू गेट द एडमिशन इन दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। और तीसरा, जो अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं, अभी मैंने देखा कि प्रियंका भी दीप प्रज्वलन जब कर रही थी तो बच्चों की तालियां बड़ी तेजी के साथ सुनाई पड़ रही थी। दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टीचर, इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर। हमारी पहचान इससे नहीं होगी कि हमने कितना पैसा कमाया, हमारी पहचान इससे होगी हमने कितने ऐसे विद्यार्थी पैदा किए जो देश में चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय काम कर रहे हैं। तो आप पूरी लगन के साथ, निष्ठा के साथ आप काम करना शुरू करिए। अपनी बातें कहने के पहले दो तीन चीजें बताना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है। हमारे भारतीय धर्मशास्त्र में लिखा है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति द्रव्य मनोषधम अयोग्य पुरुषम नास्ति योजकस्तत् दुर्लभा। ऐसा देयर इज नॉट ए सिंगल अल्फाबेट which is not having the power of the mantra. Nasti dribya manosadam. There is not a single plant or root which is not having the medicinal value. There is not a single person in the whole world who is not having some distinct qualification. It is simply the visionary who decide how to utilize the manpower in the positive direction. So you are lucky enough to have such a wonderful principles of the both institutions, Dr. Arvind Kushwaha and Girdhar Vedanta. They will utilize how to utilize your power. हर व्यक्ति व्याख्यान देने में पारंगत नहीं हो सकता, हर व्यक्ति सर्जिकल फील्ड में पारंगत नहीं हो सकता। ये डिसाइड करेंगे किस व्यक्ति की क्षमता को किस तरह हम विकास करें। आयुर्वेद में प्रारंभ से लिखा है कि चिकित्सा के 4 लिम्स ऑफ द ट्रीटमेंट, विषक द्रव्यान उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम। 4 limbs are there. Number 1 physician, number 2 medicine, number 3 attending staff, and 4th one is the patient itself. और चारों के 4 गुण बताए गए हैं। तो here I will focus on the quality of the physician. Dach, he must be skilled. Tirthat Shastrartau, he must gone through the whole scientific literature. सारे शास्त्रों का उसको ज्ञान हो, चाहे वो आयुर्वेद का ज्ञान हो, मॉडर्न का ज्ञान हो, सारी पैथीज का उसको ज्ञान हो। दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थ हो। दृष्टिकर्मा, he must be having practical exposure. That is most important. एक फिजिशियन को आर्ट्स की तरह बीए एमए की तरह नहीं पढ़ाया जाता, एक एक पेशेंट उसका टीचर होता है। दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थ हो। दृष्टिकर्मा, शुचिर भिषक, सबसे महत्वपूर्ण अंग है शुचि। शुचि पवित्रता। पवित्रता मीन्स व्हाइट कोट नहीं, व्हाइट कोट तो पवित्रता का सूचक है ही कि आप बाहर पवित्रता रखें। इंटरनल प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉडी, आत्मिक रूप से आपका मन की शुचिता हो। कैसी शुचिता हो? हमारे यहां कहा गया है, चिकित्सात पुण्यतमम न किंचित। भगवान ने आपको उस विधा के लिए चुना है जो कि सबसे पुण्यतम कार्य है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। बहुत बड़े सत्कर्म आपके पूर्वजों के, आपके परिवार के हैं कि आपको चिकित्सा कार्य करने के लिए ये चुना गया। ऑलमाइटी हैज गिवन, सेलेक्टेड यू फॉर दिस पार्टिकुलर जॉब। तो आपको अवसर मिला है, और ये अवसर का उपयोग कैसे करना है हमारे यहाँ कहा गया है। क्वचित धर्म क्वचित अर्थ क्वचित मैत्री क्वचित यश कर्माभ्यासम क्वचिचापि चिकित्सा नास्ति निष्फला। ये चिकित्सा कभी बेकार नहीं जाती, कुछ तो धर्म के लिए। जब रोता बिलखता रोगी आपके पास आता है और आप ठीक करके भेजते हैं, तो उसके मन में जो भाव होता है उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्वचित अर्थ, आपको अर्थ होती है। क्वचित मैत्री, कोई आपको फीस नहीं देता तो मित्रता का निर्वाह करता है, मित्रता का निर्वाह करता है। और क्वचित यश, और ये नहीं मिलता तो आपको यश की प्राप्ति होती है। पेशेंट इनक्योरेबल, रिफ्रैक्टरी फ्रॉम ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट, जब आप ठीक करके भेजते हैं तो आपको यश की प्राप्ति होती है। और इसकी प्राप्ति भी ना हो तो क्या है? चिकित्सा नास्ति निष्फला। कभी आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो मिलता ही है कि हमने 50 पेशेंट्स देखे, एक पेशेंट ये देखा इसके अंदर में ये मिला। तो दिस इज दी इंपॉर्टेंट थिंग
कि आपको चिकित्सा कभी निष्फल आपकी नहीं होती। चिकित्सा का काम हमेशा आपको फलवती होता है, आपको कोई ना कोई लाभ अवश्य देता है। और आगे हमारे यहां बताया गया चिकित्सा के 4 गुण। मैत्री कारुण्य आर्तेषु सक्के प्रीति रुपेक्षणम प्रकृतस्थेषु भूतेषु वैद्य वृत्ति चतुर्वेदा। मैत्री, पेशेंट के साथ उसकी हिस्ट्री को डाइवर्ज कराने के लिए, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको उसके साथ बहुत मित्रता के समान व्यवहार करना चाहिए। द मोमेंट आपने उसका कॉन्फिडेंस जीत लिया तो वो आपको वो चीजें डिस्क्लोज करेगा जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। मैत्री, कारुण्यार्थ से करुणा, आपको दया का भाव होना चाहिए रोगी के प्रति। शक्य प्रीति, जिस रोगी को आप ठीक कर सकते, क्यूरेबल डिसीज है, उसके प्रति अटैचमेंट डेवलप होना चाहिए। रुपेक्षणम, द पेशेंट हु इज इनक्योरेबल, उसके प्रति आपको उपेक्षा का भाव। उपेक्षा का मतलब ये नहीं कि छोड़ देना उसको, उपेक्षा का मतलब उससे अटैच्ड मत होइए। यदि आपने वो ठीक नहीं कर पाया और रोगी की डेथ हो गई तो मेंटली आप भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं कि हम चिकित्सा छोड़ देंगे। कोविड पेंडेमिक में हमारे इन चिकित्सा वीरों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना जो चिकित्सा में सेवाएं दी वो अद्वितीय है, अविस्मरणीय है। हमारा धर्मशास्त्र कहता है न जन्म कश्चित अमरः पृथिव्यामेव जायते अतो मृत्युर्वार्याशात् किन्तु रोगो निवारयति यावत् कंठगता प्राणा तावत् कार्यते शतम्। टू द लास्ट ब्रेथ ऑफ द पेशेंट, चिकित्सक का काम होता है रोगी के जान को बचाने का प्रयास करना। तो हमको इस तरह आगे बढ़ना होगा। दूसरी बात, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट हैज गॉट इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। हर चिकित्सा विधा की अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी शक्ति भी होती है, अपने लिमिटेशंस भी होते हैं। और हमको सभी विधाओं का समादर करना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, बिकॉज वी आर वर्किंग एज ए कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, नॉट एज ए कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर नहीं है, हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब कोई पेशेंट रिफ्रैक्टरी आता था, जहां ये कह दिया जाता था कि नथिंग कैन बी डन विद द वेस्टर्न मेडिसिन, तो वो वहां के फिजिशियंस, वहां के सर्जन्स आयुर्वेद फैकल्टी में रिफर करते थे कि अपनी दवाओं को ट्राई करिए, कुछ लाभ हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इस प्रकार का कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच करने का मौका आपको इस संस्थान में मिलेगा, इसलिए आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपके सामने जो मैंने कुछ चर्चाएं करना चाह रहा हूं, ये जो चीजें हैं आपकी प्रेजेंट हेल्थ केयर चैलेंजेस। हमारा जो संदेश है, आप उस राष्ट्र के निवासी हैं जहां का संदेश है वसुधैव कुटुंबकम। हम किसकी बात करते हैं? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री इटसेल्फ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारी परिकल्पना क्या है कि संपूर्ण विश्व जीवधारी सभी लोग स्वस्थ हों, सभी कोई निरामय हो और सभी के कल्याण की कामना हम लोग करते हैं। ये हमारे हृदय को, हमारे विशालता को परिलक्षित करता है। हमारा जो G20 जब हुआ 2023 को, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने मिलेट्स ईयर घोषित किया था। उस मिलेट्स ईयर में, इंटरनेशनल मिलेट ईयर में, हम लोगों ने लगातार G20 के माध्यम से हमारा जो ट्रेडिशनल फूड था, ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, रागी, चना, कुट्टू, कुटकी, रामदाना, इसको हमने जनसामान्य में क्रांति लाई और सब जगह प्रयोग करवाया। और इसके ऊपर मैंने एक किताब लिखी, मिलेट्स एंड न्यूट्रिशन, जिसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में गया हुआ है और हजारों कॉपियां इसकी डिस्ट्रीब्यूट लोगों की गई हैं। उन मिलेट्स को कैसे हम जीवन में लाएं, कैसे हम उपयोग करें, इसको हम कैसे प्रमोट करें, बिकॉज दे आर रिच इन माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस रागी की हम बात करना चाह रहे हैं, जिसको मडुआ कहते हैं पूर्वांचल में, उस रागी के अंदर गेहूं और चावल से 37 गुना अधिक कैल्शियम होता है। आयरन, कैल्शियम, अदर सोर्स, ये सारे के सारे हमारे ट्रेडिशनल फूड में विद्यमान हैं। और कोरोना कालखंड में जब स्विगी और जोमेटो फेल हो गया था, उस समय हम लोगों ने अपने ट्रेडिशनल रेसिपी का आनंद उठाया और उसका लाभ लिया। तो हमको निश्चित रूप से अपनी परंपरा की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के संदर्भ में हमने काफी काम किया है। नाउ, और आई वुड लाइक टू नरेट द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ आयुर्वेद। यू आर ऑल आर अवेयर कि आयुर्वेद इज ए कंप्लीट हेल्थ साइंस rather than a system of medicine.
We can say it is not merely a system of treatment. It is supposed to be ideal way of life. How to live in the society, how to interact with your parents, how to interact with the patient, how to interact with your teachers. Everything is written in this very science. It is as ancient as the history of mankind. Vedas are supposed to be first and foremost testimony of the knowledge. आप लोगों ने 4 वेद का नाम सुना होगा, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन 4 वेदों में से अथर्ववेद का एक उपांग होने के नाते इसकी प्राचीनता स्वयं स्वीकार्य है। इट्स अप्रोच इज होलिस्टिक इन नेचर। आज संपूर्ण विश्व अगर आयुर्वेद की तरफ देख रहा है तो उसका कारण है होलिस्टिक अप्रोच। हमारी अप्रोच रिडक्शनिस्ट नहीं है, हमारी अप्रोच है होलिस्टिक। हम जानते हैं कि शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारी जीवितम। हमारा शरीर है, उसमें शरीर है, इंद्रिय है, मेंटल फैकल्टीज हैं, आत्मा स्पिरिट है। तो हम किसी को ठीक करना चाहते हैं तो वी आर नॉट सिंपली पैसिफाइंग अ डिसीज कंसर्न, वी आर क्योरिंग द पेशेंट होलिस्टिकली। सिमिलरली इट्स पेशेंट ओरिएंटेड रादर देन डिसीज ओरिएंटेड। It cures the disease radically rather than pacification. And its approach is probiotic and prebiotic rather than antibiotic. जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो एंटीबायोटिक के बारे में बच्चे पूछते हैं कि इस समय इतनी डेवलप्ड आपकी साइंस थी तो आपने कहीं एंटीबायोटिक के बारे में आयुर्वेद में वर्णन नहीं किया गया है। उसका एक अप्रोच था। उनका मानना था इन स्पाइट ऑफ सफिशिएंट एंट्री ऑफ द सफिशिएंट पैथोजेंस इन द बॉडी, दे विल नॉट रिटेन इन द बॉडी till they will not multiply and reach it up to desirable number, there will be no disease. That's why if your immunity is up to mark, तो हम लोगों ने जो प्रयास किया, we people are focusing on the immune system. We are treating the patient with giving the immunomodulator drugs. As you have already realized this thing in the COVID pandemic. During COVID pandemic, we have given Ayushquat, all the medications like Guluchi, Ashwagandha, Bala, Tulsi, Haldi, Dalchini, all these drugs, they are supposed to be immunomodulators. That's why we are talking about the prebiotic and probiotic. Now the thing comes in the market और आज हम लोग जान रहे हैं कि सारा विश्व प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की तरफ बात करना प्रारंभ कर दिया है। It has got a sound basis of the प्रकृति, as you are all aware. प्रकृति क्या है आपकी? इंडिविजुअल आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रकृति, बिकॉज आयुर्वेद इज इंडिविजुअलाइज साइंस। ईच एंड एवरी पर्सन हैज गॉट इट्स ओन टेम्परामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सेम मेडिकेमेंट कैन नॉट बी गिवन टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। इफ यू वांट टू ट्रीट एन इंडिविजुअल यू विल हैव टू एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट ऑफ द इंडिविजुअल। 10 measures are specifically discussed by Charak 5000 years ago. तत्र प्रकृतस्य विकृतस्य सारतस्य संगनन्तस्य सत्ततस्य सार्थतस्य भयश्चेति। You will have to decide the constitution. This patient is having constipation. What to be given? Could it be possible to treat the patient simply with the modification of their lifestyle, dietary pattern? हमने कह दिया कि 4 मुनक्का 2 अंजीर दूध में मिला के लीजिए, सवेरे आपका पेट साफ हो जाएगा। In some other individual, what we are giving, we are telling you take ashwagandha, वो त्रिफला चूर्ण, पंचसकार चूर्ण, षटसकार चूर्ण, several medications are there according to the constitution of the individual. तो our medicines varies individual to individual. आज जीनोम थ्योरी की बात हम लोग करना शुरू किए हैं। जीनोम थ्योरी यही है कि आपको इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट मेडिकेशन देना है। आयुर्वेद गिव्स अ होलिस्टिक अप्रोच फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। 4 डायमेंशनल गोल ऑफ WHO। आज WHO के सामने 4 उद्देश्य हैं: प्रिवेंशन, प्रमोशन, क्योर एंड रिहेबिलिटेशन। इन 4 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जस्ट यू सी व्हाइल टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी ऑफ द आयुर्वेद नहीं, भारतीय धर्मशास्त्र में, भारतीय संस्कृति में हमारी दिनचर्या, रात्रचर्या, ऋतुचर्या, सदवृत, आचार रसायन, सो मेनी थिंग्स आर देयर। कितने बजे सो के उठना है, सवेरे उठने के बाद में क्या करना है, कितना व्यायाम करना है, कितना योग करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। Everything is written in such a scientific manner. If you follow these principles, you can keep yourself healthy and away from the clutches of the deadly diseases.
तो दिस इज द वंडरफुल थिंग, ब्राह्म मुहूर्त में उठना। आप में से कितने बच्चे जो बैठे हुए हैं सवेरे 5 से 6 के बीच में उठ जाते हैं? हाथ उठाएं। अच्छी संख्या है, गुड। तो वो ब्राह्म मुहूर्त में उठना कोशिश करिए। उस समय उठ करके जो आप रिवाइज करेंगे, जो आप पढ़ेंगे या जो भी काम करेंगे, आपका ब्रेन शार्प होता है। एक्सेप्टेबिलिटी और ब्रेन की धीर धृति स्मृति तीनों शार्प होती हैं और हम आसानी से कोई चीज को याद कर लेते हैं। तो प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठना। उषा पान करना। उषा पान का मतलब क्या है? तांबे के पात्र में रखा हुआ जल पीना और डिटॉक्सिफिकेशन। अभी मैं एक पेपर पढ़ रहा था तो बॉम्बे मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर ने कोट किया कि हमारे जो पेशेंट्स थी जिनको रिपीटेड यूटीआई होता था, उनको तांबे के पात्र में रखा हुआ जल पीने को मैंने सजेस्ट किया। 3 महीने तक लगातार पिलाया तो जिनमें रिकरेंसेस था कि 15 दिन 20 दिन के बाद एंटीबायोटिक लेना पड़ता था, यूटीआई के लिए ई कोलाई का डेवलपमेंट हो जाता था, वो उनका कंट्रोल हो गया। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। तो सवेरे तांबे के पात्र में रखा हुआ जल पीना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज, व्यायाम करना। व्यायाम का भी लक्षण दिया है, बलार्थ व्यायाम। ये नहीं कि इतना व्यायाम कर दिया कि सामने क्लास करने की हिम्मत नहीं आई। व्यायाम बलार्थ, उतना व्यायाम करिए जितना आप एक्सेप्ट कर सके बॉडी। तो ये सारी चीजें आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दिनचर्या। रात्रिचर्या, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड। मैंने जब अमेरिका गया तो मैंने देखा कि रात को 7 बजे के बाद जो टहलते मिलते हैं वो या तो इंडियन होते हैं, पाकिस्तानी। नेटिव अमेरिकन जल्दी सोते हैं, सवेरे जल्दी उठते हैं। हम कहते हैं, वो अनुसरण करते हैं। तो हमको सोचना चाहिए अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड। हम अपने बच्चों से जब बात करते हैं तो 12 बजे उनका मीटर ऑन होता है। 12 बजे कहते हैं पापा 12 बजे तक बात मत करिए, 12 बजे बात किया करिए। दिस इज द पोजिशन। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि अपना, और अभी व्याख्यान मैंने सुना था किसी का कि रात्रि के शाम को 6 बजे से लेके, जैन लोगों में क्या होता है 6 बजे के पहले भोजन कर लेते हैं, डिनर कर लेते हैं। 8 बजे के पहले आपको डिनर कर लेना है, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है लिवर वगैरह का, वो रात में जो है कंप्लीटली सिजेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द मेटाबॉलिज्म। तो हमको भोजन जो है रात्रि का 8 बजे के पहले अवश्य कर लेना है। 6 बजे तो नहीं कर सकते, 8 के पहले। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जब आप जाते हैं तो 8 बजे के बाद तो शुरू होता है, और फिर उसके बाद में 11 बजे 12 बजे आपका लंच का टाइम, डिनर का टाइम आता है। तो इसमें हमको बचाना जरूरी है। तो ये दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या। ऋतुचर्या में क्या है कि किस ऋतु में हमको भोजन करना है, रात में कितने बजे भोजन करना है, किस ऋतु में क्या खाना है, किस ऋतु में क्या नहीं खाना है, इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। सर्ववृत्त, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करें, मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करें, अपने टीचर के साथ कैसा व्यवहार करें, ये शतवृत्त में आता है। रोल ऑफ आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य, ये 3 हमारे उपस्तंभ कहे गए हैं। भोजन, जैसा आप आहार करो, जैसा खाओगे अन्न, वैसा बनेगा मन। तो आप जो है भीष्म पितामह और लोगों से पूछा गया कि आपने कौरवों की सेना में रहकर के इतना गलत निर्णय कैसे लिए? तो बोला कि हम कौरवों का अन्न खा रहे थे, इसलिए हमारा मन भी विकृत हुआ। तो अन्न जो है कैसा सेवन करेंगे, ये तो एक सामान्य बात हुई। दूसरी बात, भोजन के जो नियम बताए गए हमारे यहाँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अकाले चाति मात्रम चय असात्म्यम यच्च भोजनम मिथ्याहारम इत्युक्तः सदा तम परिवर्जित। अकाल भोजन, मैंने अक्सर देखा है कि हमारे पास विद्यार्थी चेन्नई IIT का आया, ही वाज सफरिंग फ्रॉम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। हमने पूछा कि तुम्हारा रूटीन क्या है खाना खाने का? बोला कि साहब सवेरे ब्रेकफास्ट का तो रूटीन है, कितने बजे करके जाते हैं, लेकिन डिनर का और लंच का कोई रूटीन नहीं है। डिनर क्या बजे करते हो कि रात के कभी 1:30 बज जाता है, कभी 2 बज जाता है। तो ये काल भोजन है, समय पे भोजन करना, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चाहते मात्रम से, अति मात्रा में भोजन नहीं। किसी शादी की पार्टी में आप जाते हैं तो इट इज नॉट मैंडेटरी टू ईच एंड हर जो है, जो आपके स्टॉल लगे हुए हैं तो हर चीज खाना है, जो मैंडेटरी लिखा नहीं है कहीं कि आपको सब कुछ खाना है, कि आपको जलेबी भी खाना है, गरम हलवा भी खाना है, आइसक्रीम भी खाना है। आपकी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और उस हिसाब से आप भोजन करिए। कितना भोजन करिए? आयुर्वेद के आचार्यों ने कहा कि स्टमक के आप हाइपोथेटिकली 4 हिस्से कर लें और 2 भागों पूरे अन्नम, 2 हिस्से जो है सॉलिड फूड से भरे, तो एकम प्रपूरे,
एक हिस्सा जो है लिक्विड से भरें, चाहे वो सूप हो, चाहे फ्रूट जूस हो, चाहे आपका तक्र हो, इससे भरें। और वायु संचारणार्थ है चतुर्थम अवशेषे, चौथे हिस्से को आप खाली छोड़ दें, जिससे कि कम से कम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आपके प्रॉपर हो सके। हम लोग जो है पूरा का पूरा लिफाफे का वजन देख के खाना खाना शुरू करें तो इट इज नॉट मैंडेटरी, और उसको शरीर हमारा है, अन्न दूसरे का हो सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखें। तो अकाले चाति मात्रम चय असात्म्यम, असात्म भोजन, थिंग्स विच आर नॉट सुटेबल टू कॉन्स्टिट्यूशन। एलर्जिक डिसऑर्डर की तमाम समस्याएं सामने आती हैं। जो चीजें आपको सूट नहीं करती, कोशिश करें उनसे हम बचें। और मिथ्याहारम, यह मिथ्याहार कहलाता है। कॉन्ट्ररी राइस, मछली के साथ में दूध लेना, मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन करना, लॉन्ग टर्म में उनको स्किन लीजन्स होना ही है, एलर्जिक डिसऑर्डर्स डेवलप करना ही है। तो इन सब चीजों से हमको बचना चाहिए। इमीडिएट सामने बातें नहीं आती। समटाइम एलर्जिक सिम्टम्स में अपीयर इन द एब्सेंस ऑफ द सेड एलर्जेंस। और एलर्जी की कोई सीमा नहीं है, राइट फ्रॉम टोमेटो टू टूथपेस्ट, किसी से भी हो सकता है। तो आपको इनसे बचना चाहिए। ये हमारी जो है विशेष चीजें जो हमारे बारे में बताई गई हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। देन वी कम टू द प्रमोशन ऑफ द हेल्थ। प्रमोशन ऑफ हेल्थ के बारे में बहुत सी साइंसेज के बारे में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आयुर्वेद पहले अष्टांग आयुर्वेद था। 8 डिसिप्लिन्स आर देयर, 8 स्पेशलिटीज आर देयर। काय बाल ग्रोधांगा शल्य दृष्टा जरा प्रसाद। इस अष्टांग आयुर्वेद में से 2 डिसिप्लिन इंडिपेंडेंटली डेडिकेटेड फॉर दी रसायन एंड बाजीकरण। और ये रसायन बाजीकरण क्या था? स्वस्थस्य ओजस कर्म यत्तु यद प्रश्यम तद रसायनम। दी ड्रग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल्स। स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य को बढ़ाने की दवाएं, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट द च्यवनप्राश, वी आर टॉकिंग अबाउट द अश्वगंधा। Thousands of the rasayan drugs are described. They can improve or promote your normal health. कोविड पैंडेमिक में जब मेरा बुद्धा इंटरनेशनल सीबी शिकागो से प्रशासित होता था, तो इट वाज द कॉमन क्वेश्चन ऑफ द वेस्टर्न कम्युनिटी, आई एम हेल्दी, इज देयर एनी नीड टू टेक एनी मेडिसिन? तो आई वाज टेलिंग दिस थिंग। उन स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी हमारी दवा है, इसका हम प्रयोग करें, सो दैट आपका पूरा का पूरा सिस्टम एनर्जाइज हो जाएगा, मॉड्यूलेट हो जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, जिससे आप तमाम बीमारियों से बच सकेंगे। तो प्रमोशन ऑफ द हेल्थ के लिए सेवरल ड्रग्स आर देयर। फिजिकल हेल्थ के लिए 2 ड्रग्स आर वेरी कॉमन। अश्वगंधा, जिसको हम कहते हैं इंडियन जिनसेंग, चाइना की इकोनॉमी जिनसेंग बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और जापान के एक साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च पेपर में कोट किया है कि अश्वगंधा इज 10 टाइम्स मोर पोटेंट देन दैट ऑफ द जिनसेंग। कॉमन चीज है, इसका प्रयोग करें। इम्यूनोमॉड्यूलेटर, एंटीऑक्सीडेंट, स्ट्रेस कॉम्बेट करता है। इसमें हम लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वीएचयू में रिसर्च किया। स्ट्रेस कॉम नाम का कैप्सूल मार्केट में अवेलेबल आ गया, स्ट्रेस कॉम, टू कंट्रोल द एक्सेसिव स्ट्रेस। तो ये सारी चीजें हमारे पास हैं। और फीमेल हेल्थ के लिए शतावरी सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। एंड मेंटल हेल्थ, विशेष रूप से इन विद्यार्थियों के लिए 4 मेडिसिन हैं, जिनमें से आपने 2 का भी प्रयोग किया, आप विवेकानंद की तरह एक पार्टी हो जाएंगे। मैं बार बार इसको कोट करता हूं। मंडूक पर्णे सरस प्रयोज्या क्षीरेण यष्टि मधुकस चूर्णम रसे गुड़ुचा सबूल पुष्पा कलक प्रयोज्या खल संग पुष्पी। गिलोय गुड़ुची और आपका मुलेठी, संग पुष्पी और ब्राह्मी, इन 4 मेडिसिन का प्रयोग आप करें तो आप विवेकानंद की तरह एक पार्टी हो जाएंगे। जिस समय मैं विद्यार्थी था, आज से करीब 50 साल पहले की बात है, जब मैं विद्यार्थी था, बीएमएस में मेरा एडमिशन हुआ था, तो हमारे टीचर ने हमसे कहा कि आप संस्कृत से हेट करते हैं, आप कभी आयुर्वेद के अच्छे चिकित्सक नहीं बन सकते। मैं प्रारंभ से ही इन 4 मेडिसिन का प्रयोग करना शुरू किया। आज मैं आपको 5000 श्लोक सुना सकता हूं। बार बार मैं कहता हूं कि विद कॉमा एंड फुल स्टॉप एंड लाइन नंबर एंड पेज नंबर, ये केवल इन 4 मेडिसिन का कमाल है। आप याद करिए, प्रियंका जी, पूजा जी, आपकी कमियां खोजते रह जाएंगे, तो कहीं कमी नहीं पाएंगे, आप एक पार्टी हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं, प्राचार्य जी बैठे हमारे वेदांता जी, कि सारे विद्यार्थियों को, चाहे वो आयुर्वेद फैटर्निटी के हो चाहे मॉडर्न के हो, सब बच्चों को एक मित्र रसायन के रूप में आप उपलब्ध कराएं, तो सारे विद्यार्थी इसको महसूस करेंगे कि इससे कितना अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो ये हम लोग करें। देन वी कम टू द क्योर। अब क्योर की हम बात करते हैं, लिमिटेशंस की बात करते हैं। हमारे पास आप देखते हैं कि वेस्टर्न मेडिसिन के बिना काम नहीं चल सकता। AAA
A for antibiotic, A for analgesics and A for anesthesia. आज इन 3 चीजों के बिना आप पेशेंट आपका इमरजेंसी में होता है तो वी कैन नॉट अवॉइड द यूज ऑफ दीज 3 थिंग्स। इसके लिए आयुर्वेद में तमाम शोध चल रहे हैं और आगे से हम लोग इसके बारे में बहुत प्रयास कर रहे हैं, कोई इस तरह की मेडिसिन आप सामने लेके आए। तो ये जो है आपका है लिवर डिसीज है, लिमिटेशंस हैं किसी भी मेडिसिन में, इस पे हम लोगों ने काम किया। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिरोसिस ऑफ लिवर, इस पे जो काम किया, दीज मेडिसिन सिंपली काल में कुटकी, भुइयां अम्ला, दारू, हरिद्रा, पित्त बापड़ा, ग्लूचेन, पुनर्नवा, साइंटिफिक वैलिडेशन, इंटरनेशनल पब्लिकेशन हम लोगों का हुआ। हेपेटाइटिस बी के वो पेशेंट जिनमें 4 करोड़ कॉपीज पर ml थी, वो आपके नेगेटिव हो गए। These medicines are typically very effective to promote the functions of the liver and protect the liver from the dreaded complications of different type of the antibiotics and other drugs. आपका जो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है NTEP, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एरेडिकेशन प्रोग्राम, उसका लॉजिक है, WHO ने दिया है कि टीबी फ्री वर्ल्ड बाय द ईयर 2030। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने अपना नारा दिया कि टीबी फ्री इंडिया बाय द ईयर 2025। उन्होंने कहा कि इट कैन नॉट बी पॉसिबल, दिस टारगेट कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आयुष। तो उन्होंने आयुष को लिया, तो एक टेक्निकल वर्किंग ग्रुप बना जिसका मैं भी एक मेंबर हूं, आयुष NTEP कोलैबोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमने ये सजेस्ट किया कि सम आयुर्वेदिक मेडिसिन कैन बी यूज्ड एज एन एडजुवेंट in the existing anti-tubercular treatment, ATT, so that we can prevent the dreaded complications of our drugs. रिफाम्पिसिन दे रहे हैं, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो रही है, उसको हम बचा सकते हैं आयुर्वेद की लिवर के प्रोमोटिंग दवाओं से। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, MDR tuberculosis is the biggest hurdle. What we can contribute? We have suggested 4 drugs. इनका कॉम्बिनेशन अगर आप एक दवा मिला के देते हैं तो MDR ट्यूबरकुलोसिस में अगेन जो सेंसिटिविटी आ जाती है उन एंटी ट्यूबरकुलर दवाओं के प्रति। तो इसके ऊपर एविडेंस जनरेट किया गया है, अभी बहुत जल्दी ही ये इंट्रोड्यूस आयुर्वेद की औषधियां साथ में की जाएंगी, तो इससे जो है हमारा ये उद्देश्य भी पूरा हो पाएगा। सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट दी डायबिटीज। डायबिटीज कैन नॉट बी क्योर्ड, इट कैन बी कंट्रोल्ड। कोई अगर क्लेम करता है तो गलत करता है। डोंट मिसलीड द सोसाइटी। डायबिटीज एक लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीज है, लाइफ स्टाइल को आपको चेंज करना होगा। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, कोई काम नहीं करना है, एक्सरसाइज करना नहीं है, और आप जो है खाने पीने में रिच डाइट, तो आपको उसको बचाने के लिए डाइट कंट्रोल, रेगुलर एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन, योगिक प्रैक्टिसेस एलोंग विद सर्टेन आयुर्वेदिक मेडिकेशंस। इन मेडिसिन में जो काम हुआ है वो 2 इंपॉर्टेंट काम हुए। पहली बात तो ये होती है, दे कैन इंक्रीज द क्वांटम ऑफ द इंसुलिन after stimulating beta cells of the leg and pancreas, number 1. Number 2, they will control the production of the antibodies so that the effectivity of the insulin will be increased. Some of Ayurvedic drugs are specially meant to increase the peripheral utilization of the glucose. Some medicine works on the glyconeogenesis and gluconeogenesis. इस पे काम करती हैं। तो आपको हर मेडिसिन के बारे में पेशेंट को एनालाइज करके कौन सी दवा कहाँ यूज करना है आप कर सकते हैं। हमारे कम से कम 300 पेशेंट की पेपर पब्लिश हुआ है जिसमें जिन पेशेंट्स को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में रखा जा रहा था और जिनका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 250 से 200 के बीच में था, पीपी उनका 300 350 के बीच में था, उनका दवा विड्रॉ हो गया और केवल आयुर्वेद दवा चल रही थी। आयुर्वेद दवा भी इंटरमिटेंटली मैंने कम कर दिया है, केवल डाइट कंट्रोल और रेगुलर एक्सरसाइज। डाइट कंट्रोल इज वेरी मैंडेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट। एक सज्जन फाइनेंस ऑफिसर थे किसी यूनिवर्सिटी में, मैं एग्जाम लेने गया तो उनसे मैंने कहा कि एक बार मैं दवा लिख के आया, अरे डॉक्टर साहब आपने दवा लिखी, कोई काम नहीं कर रही है। मैंने सब करके देख लिया, बिल्कुल काम नहीं करती है। मैंने कहा अच्छा है। तो लंच का टाइम था तो उन्होंने लंच में जो है खाना मंगाया। वो एक आदमी लेके आया भूजा, बनारस में आप जानते हैं कि भूजा इज वेरी पॉपुलर, लाई चना और नमक करके उन्होंने हमारे सामने विचार किया कि मैं लंच में यही करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप तो काफी कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद कहा चपरासी से कि वो भी ले आओ, तो एक इतनी बड़ी हंडी लेके आया, उसमें इतने बड़े बड़े रसगुल्ले थे। तो 4 रसगुल्ले उन्होंने अपने पास रख लिए, तो हमारे पास रखे। अपनी ये क्या है कि ये तो मैं रेगुलर खाता हूँ, पहले 8 खाता था, अब 4 खाता हूँ। तो जस्ट इमेजिन
डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, जैसे कहते हैं ना कि नवरात्र का टाइम चल रहा है, हम जो अंडा खाते हैं बिना प्याज का, तो आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि डाइट कंट्रोल जब तक नहीं करेंगे तो हाउ इज इट पॉसिबल टू गेट द डिजायरेबल रिजल्ट्स फ्रॉम ए पार्टिकुलर मेडिसिन। तो ये हमें करना पड़ेगा। ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा के मैं साथ साथ एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि आई वाज सफरिंग फ्रॉम सीवियर एटोपिक अस्थमा एंड आई वाज रिसाइडिंग इन अ हॉस्टल जिसके सामने सेमर का पेड़ था, और सेमर की रुई उड़ के आती थी, तो 5 हमारे बैच के बच्चे थे एमडी में, और 5 को एक साथ ब्रोंकोस्पाज्म हुआ, और आई वाज नॉट इन द पोजीशन टू ट्रेवल इन एयर कंडीशन कोच ऑफ द ट्रेन। हम रिक्वेस्ट करते थे अटेंडेंट से कि तू अपनी जगह में बैठने तो तू मेरी सीट पर सो जा, कंबल नहीं ओढ़ सकते थे। और मैंने इन्हीं दवाओं के प्रयोग से आज मैं अमेरिका में -10 डिग्री टेम्परेचर में 10 स्टेट्स में लेक्चर्स देने गया, एक छींक तक मुझे नहीं आई, और आज आई कैन ट्रेवल विदाउट एनी मेडिसिन। ये है, और इसमें कुछ नहीं है, केवल श्री स्कंदकारी बासा तुलसी बुलेठी सुंठी और हरिद्रा, इन औषधियों का कॉम्बिनेशन और करने के बाद में आपके अंदर मैंने उसका लॉजिक दिया। इन इंडिया वी कैन नॉट अवॉइड स्ट्रेस, we cannot avoid dust, smoke, pollens, change of weather, everything you will have to face. Only thing you will have to develop the adaptability. और एलर्जी के बारे में कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूंगा, बच्चे हमारे ये जानना चाहें, इनको जरूरी भी है जानना कि एलर्जी की बात जब होती है, हम कहते हैं कि साहब एलर्जी है, आप जांच करा लो। जांच कराने आप जाते हैं तो एक लंबी लिस्ट आपको पकड़ा दी जाती है कि ये है सरसों का तेल है, आलू है, प्याज है, ये है, इससे आपको एलर्जी हो रही है। आपने उनको छोड़ा और हाइपोसेंसिटाइज करा लिया। 3 महीने बाद फिर एलर्जिक सिम्टम्स आए, आपने फिर जांच कराया, पता लगा नए 10 एलर्जेंस आ गए। तो हमने इस पे विचार किया, और विचार करने पे मैंने 2 पीएचडी स्टूडेंट प्रोड्यूस किए, पीएचडी प्रोड्यूस किए 2। उसमें मैंने देखा कि विषकन्या, आप लोगों ने शायद कॉन्सेप्ट पढ़ा हो विषकन्या का। पहले राजा महाराजा लोग छोटी छोटी बच्चियों को जन्म से लेकर के विष खिलाने का प्रयास करते थे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, मिनिमम क्वांटिटी, और जब वो युवावस्था तक पहुंचती थी तो वो इतनी विषाक्त हो जाती थी, वो डायरेक्टली सर्प से कटाया जाता था, बिच्छुओं से कटाया जाता था, और में कोई असर नहीं होता था। और वो विषकन्याएं जब दूसरे राजा के पास चली जाती थी तो वो अगर राजा को किस कर लेती थी तो राजा की डेथ हो जाती थी। तो जब विष जैसी चीज को, इसमें भी पॉजिटिविटी मैंने खोजी, जब विष जैसी चीज को हम साथ में बना सकते हैं, सूटेबल बना सकते हैं बॉडी के लिए, तो व्हाई नॉट दोज एलर्जेंस। जो माताएं अपने बच्चों को लेके आती थी कि हमारे बच्चे को दूध से एलर्जी है, एक बार फीड करने के बाद पेट पकड़ के बैठ जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं, इसको ग्लूटेन एलर्जी है, गेहूं की रोटी खाते ही पेट दर्द हो जाता है। तो उनको मैंने इसी उद्देश्य को लिया और अपने शास्त्रों में खोजा, तो अष्टांग हृदय में हमारे यहां लिखा गया है पादांशिक क्रम। किसी भी एलर्जिन को वाइजली आप प्रयोग करिए, पादांशिक क्रम में छुड़ाइए। तो मैंने क्या किया, 5 ड्रॉप दूध शुरू किया उन बच्चों में, बोला ऐसे ड्रॉपर से 5 बूंद पिलाइए। 21 दिन तक 5 बूंद पिलाया। 21 दिन के बाद 15 दिन के लिए 5 बूंद कंटिन्यू रखा। उसके बाद 5 से 10 बूंद, 15 बूंद, 20 बूंद, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, और करते करते मैंने 1.5 लीटर से लेके 2 लीटर तक दूध पिलाया। देयर वाज नॉट ए सिंगल एलर्जिक सिम्टम्स ऑफ द बॉडी, दिस इज सपोज्ड टू बी एडेप्टेबिलिटी। और आज वो बच्चे बिल्कुल ठीक है, अच्छी तरह से दूध पी रहे हैं, कोई सिम्टम नहीं हो रहा। सिमिलरली ग्लूटेन एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी मैंने यही किया कि पहले जो लोग गेहूं का आटा छोड़ देते थे, मक्के की रोटी खा रहे हैं, बाजरे की खा रहे हैं, उस वक्त थोड़ा गेहूं का आटा मिलाया, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाते गए, बराबर खिलाते खिलाते 3 महीने 4 महीने के बाद में कंप्लीट गेहूं की रोटी खिलाई गई, कोई एलर्जिक सिम्टम नहीं आए। इसको हम कहते हैं ओ के साथ में बॉडी के अंदर एडेप्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है। दैट इज सपोज्ड टू बी द बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ द एलर्जिक सिम्टम्स ऑफ द अस्थमा। इसका हमने प्रयोग किया तो इसको हम लोग क्योर कर सकते हैं। हाइपरटेंशन, so many medications are there, they can control your stress level, cut down your stress level and control the blood pressure up to certain extent. कभी किसी पेशेंट को मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहे हैं, छोड़ दीजिए, पता लगा आपने आपकी दवाई के ऊपर, ये दवाएं ग्रेजुअली आपको टेपर ऑफ करके एक सामान्य अवस्था में ला सकती है, इमीडिएटली किसी दवा को विड्रॉ करने की बात नहीं करते। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिसीज, आयुर्वेदिक मेडिकेशन के द्वारा उन पेशेंट में जिनमें परमानेंट डिफॉर्मिटी हो जाती है, पेशेंट को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पेशेंट इस तरह से एकदम पूरी तरह से स्थिर कंडीशन हो जाती है, उन पेशेंट्स को पंचकर्मा यहाँ पर जो काम होता है, पंचकर्म एलोंग विद द आयुर्वेदिक मेडिकेमेंट्स,
we have controlled so many patients with these drugs. Rasna, Aaron, Nirgundi, Mustaq, Amrita, Sunti, and Dasbul. Psoriasis, osteoarthritis, erectile dysfunction. So many diseases are there where Ayurveda can contribute a lot. Chronic kidney disease, CKD. CKD के पेशेंट जहां सीरम क्रिएटिनिन लेवल या 4 या 5 से ऊपर गया, 6-7 तक पहुंचा तो इमीडिएटली आपको डायलिसिस रिकमेंड कर दी जाती है। तो जो पेशेंट डायलिसिस नहीं करा पाते या कराना नहीं चाहते, उन्हीं लोगों को केवल मैं अपने टेकअप किया और मैंने 37 पेशेंट की एक रिपोर्ट पब्लिश की अभी, जिनका सीरम क्रिएटिनिन 6-7 से लेकर के 8 तक था, 6 to 8 मिलीग्राम। और उन लोगों को मैंने केवल एक दवा, सिंपल दवा, तृण पंचमूल क्वाथ। डॉक्टर गिरिधर वेदांत इज वेरी फेमिलियर टू दिस ड्रग। तृण पंचमूल इज अ रूट ऑफ 5 grasses. It has got the magic contribution in the management of the chronic kidney diseases, CKD. और पार्टिकुलरली डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो होती है, उस कंडीशन में डायबिटीज कंट्रोल है और साथ में दवा प्रयोग करिए, लोगों को बहुत लाभ मिलता है। ये मेरी काफी पेपर पब्लिकेशन है, गूगल पे आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से कॉन्स्टिपेशन, पेप्टिक अल्सर, so many diseases are there. Now we want to highlight the certain specific features of Ayurveda, our message, our science. We are having the concept of the man-come environment. जिस environment पे आप रह रहे हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यावंता पुरुषा तावंतो लोक। विवेकानंद कहते हैं, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ह्यूमन बॉडी इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल यूनिवर्स। मैन इज मिनिएचर रेप्लिका ऑफ द कॉस्मस। और इसलिए माइनर चेंजेस इन द कॉस्मिक एनवायरनमेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस योर इंटरनल एनवायरनमेंट। क्यों? वी हैव गॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 3 कॉस्मिक पावर्स, सन, मून एंड एयर, in the form of the Bath, Pitta and Kapha. They directly influence the internal environment through these humors. तो ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट है। इसी के आधार पे हम कहते हैं कि हमको जितना प्रकृति के नजदीक रहेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे। अभी मेरी बात चल रही थी या सवेरे, एक इलाहाबाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, वो कहने लगे कि गांव में कोविड हुआ और लोग गांव में आराम से रहते रहे, उनको कोई असर नहीं पड़ा, बिकॉज दे आर लिविंग इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द नेचर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको बताया कि कोई भी बीज अगर अंकुरित करने के लिए अगर हम किसी बीज को यहाँ टाइल्स के ऊपर डाल देंगे तो अंकुरित नहीं होगा। सिमिलरली एनी पैथोजन कैन नॉट मल्टीप्लाई और एग्जिस्ट इन द बॉडी टिल द 4 फैक्टर्स आर नॉट देयर। ध्रुव चतुर्णाम सानिध्यात् गर्भ शाद्वत पूर्वक ऋतु क्षेत्राम बीजानाम सामग्र्यात् अंकुरस्या। ऋतु द सीजन मस्ट बी प्रॉपर, क्षेत्र द फील्ड मस्ट बी प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड। जब तक आपकी इम्यूनिटी अपडेट है, कोई पैथोजन बॉडी के अंदर जाएगा, रिटेन ही नहीं कर पाएगा, और रिटेन नहीं करेगा तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। जो मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो आपकी डिजीज नहीं हो सकती। और आपने देखा होगा कि कोविड पैंडेमिक में किसी को क्या हुआ, आरटीपीसीआर पॉजिटिव हुआ, और किसी का पॉजिटिव हुआ लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक था, वो कैरियर्स थे, और कुछ ऐसे थे जिनको थोड़ा भी अटैक हुआ वो वेंटिलेटर पर चले गए। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इम्यून स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं इम्यूनिटी के ऊपर, इसलिए फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सीड थ्योरी, वी आर टॉकिंग अबाउट द फील्ड थ्योरी। हम इसको सही रखें। और सीड एंड पैथोजन, पैथोजन इज सपोज्ड टू बी द 4th वन। कोई भी पेंडेमिक आता है तो हम किस किस की वैक्सीन बनाएंगे? हमको शुरू से ही अपनी दिनचर्या, अपने लाइफ स्टाइल से अपने आप को हेल्दी रखना है, सो इन बीमारियों से हम प्रभाव कम से कम हो। हमारा प्रिंसिपल है चतुर्णाम विषगादीनाम सस्तानाम धातु वैकृते प्रवृत्ति धातु साम्यार्था चिकित्सित विधेयक। चिकित्सा का तात्पर्य ये नहीं होता कि आपको बुखार आ रहा है तो हमने ठीक कर दिया। चिकित्सा का तात्पर्य है रेस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मेलिटी, शरीर को पुनः उसी अवस्था में लाना। यह भी एक क्रिया विजायन्ते शरीरे अथवा समा सा चिकित्सा विकाराण कर्म विज्ञानमतम। चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे मैग्नेटोथेरापी हो, जिससे हम रोगी को ठीक कर सकते हैं, रोगी को स्वस्थ बना सकते हैं, वही चिकित्सा है। चिकित्सा में हमको कोई अपने आप को हार्ड एंड फास्ट लेके नहीं चलना है, कभी चीज ठीक करना है जिससे ठीक होता है। स्वभाव परम्बार, बॉडी को नेचुरल हील करने की पावर है नेचर में। हमारा फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर में हम क्या करते हैं? प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर कोई ऐसा प्रोवाइड नहीं करता कि प्रमोट कर देगा, इमोबिलाइज करता है, अपने आप ऑटोमेटिक हीलिंग होती है बॉडी में। प्रिंसिपल्स ऑफ द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट
When I am examining a patient suffering from the different diseases, I am examining his pulse. उस पल्स में हम क्या देखते हैं? We are examining the remainder health of the individual. उसकी हेल्थ कितनी बची है, उसमें हम कितना प्रमोट करें so that he can be healthy. तो ये हम काम करते हैं because it is the quantum of the remainder health which decide the prognosis of the disease, nature of the therapy, dosage of the drugs and duration of treatment. क्रॉनिक डिसीजेज में आयुर्वेद का कंट्रीब्यूशन क्यों है और अच्छा काम करते हैं, जैसा कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उसका बेसिक कारण यह है कि क्रोनिसिटी ऑफ एनी डिसीज इज बेसिकली ड्यू टू इम्यूनोपैथोलॉजी. दिस इम्यूनोपैथोलॉजी इज कॉल्ड ड्यू टू टू रीजंस, membrane pathology on one hand and disclosure of immunity on other hand. What we are giving, we are treating the individual with the help of the Panchakarma Chikitsa. That is supposed to be, we are removing membrane pathology. That is supposed to be the basic cause of the disease. And on other hand, we are giving Rasayan Chikitsa to each and every chronic patients. While talking about the arthritis, we are giving Gugulu. Gugulu is supposed to be Rasayan. While treating about the tuberculosis, we are giving Pipalik Chirpak. While we are talking about the diabetes, we are giving Silajatu Rasayan. Rasayan drugs are always given as an adjuvant in the management of the chronic diseases. That's why we are getting wonderful results in the management of the chronic diseases. This is the last one, 10 specific factors and drugs. आप सोचिए जिस हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि हमारा जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होना चाहिए. 100 साल 16वीं शताब्दी में आचार्यों ने यह शेड्यूल दे दिया. बाल्यम वृद्धिर छविर मेरा त्वक दृष्टि शुक्र विक्रमऊ और बुद्धि कर्मेंद्रिय चेतो जीवितम दस्तवर्ते. लाइफ पूरे लाइफ स्पान को 100 लाइफ स्पान को 10 दशक में बांट दिया, 10 डिकेड्स में, और ये बता दिया कि इन ईच एंड एवरी डिकेड देयर इज डिमिन्यूशन ऑफ वन फैक्टर. और अगर उस फैक्टर को पूरा करने की औषधि आपने दे दिया तो जन्म से लेकर 100 साल तक आदमी को हम इम्यूनाइज कर सकते हैं. इसमें केवल 2-3 चीजों का जिक्र करूंगा. बाल्यम, आज स्वर्ण प्राशन यहां हो रहा है. बाल्यावस्था में पहले राजा महाराजा लोग स्वर्ण भस्म चढ़ाया करते थे. इससे क्या होता है, इम्यूनिटी बूस्टअप होती है. और कोविड पैंडेमिक में मैंने 3000 बच्चों को कराया और आप समझिए कि उन बच्चों को कोविड तो भूल जाइए, उनके सीजनल डिसऑर्डर्स भी बच्चों में नहीं हुए. तो दिस इज सपोज टू बी द चाइल्डहुड. सेकंड डिकेड में ग्रोथ, अश्वगंधा एंड शतावरी शुड बी गिवन, जिन बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है. तीसरे में कॉम्प्लेक्शन, हल्दी और चंदन का प्रयोग मैक्सिमम करिए. चौथा दशक में मेंटल एक्ट, ब्राह्मी संपुष्पी गुलूचियन मुलिसिबिलिटी, चौथा दशक है. इसका प्रयोग करेंगे तो आप लंबे समय तक आपकी मेमोरी शार्प रहेगी, एल्जाइमर का खतरा नहीं रहेगा, तमाम बीमारियों से बचे रहेंगे. इस प्रकार से हर दशक में कौन सी मेडिसिन हम यूज करें, इसके बारे में हमारे यहाँ उल्लेख मिलता है. 100 साल तक लोगों को इम्यूनाइज कर सकते हैं. नई कोई डिसीज आती है तो उसके बारे में ये नहीं कि हम किताब खोजने लग जाएं, पुरानी किताब, कि इसमें वो डिसीज वर्णन किया गया है. यू विल हैव टू डायग्नोज द डिसीज एंड कॉइन ए न्यू नेम एंड ट्रीट द डिसीज अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द दोस डूस एंड ऑल दीज थिंग्स. Limitation of the Western medicine. Western medicine is much advanced in treating infectious diseases, but has limitation in treating endogenous diseases like bronchial asthma, heart disease, diabetes. इनमें अपने लिमिटेशन है, हम कहाँ क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. एक्यूट कंडीशन को कंट्रोल करने के बाद उनको क्योर करने के लिए हम आयुर्वेद को एसोसिएट कर सकते हैं. ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ इसका कार्य हम करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को बहुत लाभ मिलेगा. मेरिट्स ऑफ द आयुर्वेदिक थेरापी, रेडिकल रिमूवल ऑफ द डिसीज एज ए कॉज रादर देन द symptoms. It is safe as it has got no side effects. ऐसा नहीं है. If the Ayurvedic medicine is not prepared properly, several side effects are noticed. फार्माकोविजिलेंस सेल हम लोगों ने बनाया भारत सरकार से. कोई दवाई से साइड इफेक्ट मिलते हैं ड्यू टू द इम्प्योरिटी ऑफ द ड्रग, उसको हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं. क्रूडोपैथी इज द बेसिक ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद. वी आर गिविंग ड्रग इन द क्रूड फॉर्म. सर्पगंधा को प्रारंभ में एक छोटी स्टडी पब्लिश हुई. सर्पगंधा के अंदर करीब 251 एल्कोलॉइड्स निकले, 251. इनमें से एक एल्कोलॉइड था रिसर्पिन. उसको यूज किया गया था उस समय 0.25 मिलीग्राम की डोज में, जो कि ब्लड प्रेशर को सडनली कंट्रोल करता था. और हम सर्पगंधा चूर्ण, सर्पगंधा घनवटी मंथ्स और ईयर्स टुगेदर खिलाते रहते थे. धीरे धीरे करके कंट्रोल होता था, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलते थे. और जब सर्पिन को दिया गया तो साइड इफेक्ट नोटिस किया उस समय कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम सुसाइडल टेंडेंसी एज अ साइड इफेक्ट because of the crudopathy, because of the isolation of a particular alkaloid. इसके अंदर जो अदर co-alkaloids हैं वो इसके साइड इफेक्ट को ओवरकम करते हैं. ये इसकी एक ब्यूटी है. That's why crudopathy is the beauty of Ayurveda.
It is based on the living herbs. That's why it can be easily digested, assimilated and accepted by the body. And similarly, अब ये इनके बारे में विशेष चर्चा नहीं करेंगे, समय काफी हो गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बेसिकली ये मिलेट्स पे मैंने काम किया और काफी मिलेट्स पे 1000 से अधिक पब्लिकेशन मेरे काफी हुए सब जगह। तो अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि द प्रायोरिटी ऑफ द थेरापेटिक्स शिफ्टेड फ्रॉम द कम्युनिकेबल डिसीजेस टू एनसीडीज और लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीजेस. More than 75% lifestyle related diseases can be prevented. How they can be prevented? They can be prevented after following ideal lifestyle. Ideal lifestyle क्या है? हमारी भारतीय जीवन शैली, यही ideal lifestyle है. Ayurveda has tremendous potential in this field. Preventive health care described in Ayurveda are unparalleled. There is a vast scope of Ayurveda in geriatric care, child health care, pediatric care, and Eve's health care. इसमें हम क्या कर सकते हैं? Wellness की हम बात कर सकते हैं और वेलनेस के बारे में आज इलनेस से वेलनेस की तरफ जाने के लिए प्रयास किया जा रहा है. तमाम सेंटर्स चल रहे हैं जिसमें आईएफ को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है. तो ये कुल मिला के एक पब्लिश किया है मैंने किताब मिलेट्स एंड न्यूट्रिशन. ये भारत सरकार ने इसको वो किया, अवेलेबल है. विद दीज वर्ड्स कांग्रेचुलेशंस एंड वंस अगेन आई वेलकम ऑल द न्यू कमर्स. आपको इसी ऊर्जा के साथ आपके सामने ले रहा हूं कि आपके सामने दो ल्यूमिनरीज, दोनों प्राचार्य अपने अपने क्षेत्र के विद्वान और डिसिप्लिन एक सेनापति के रूप में हैं. तो हमारी जो सेना निकल के जाए, लोग याद करें कि GGIMS से निकला हुआ छात्र भारतवर्ष में अपने का द्वितीय स्थान रखता है. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं. जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी.